हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर 1 यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं, फिनिश करने वाले हैं सिर्फ एक वीडियो में। और उसके बाद उस पे बेस्ड ऑन जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज है, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे पूरा होने वाला है इस वीडियो में। तो कोई भी पार्ट आप स्किप मत करना। कोई चीज़ अगर आपको पहले से पता हो तो भी एक बार आप देख लो, क्या पता कुछ आपको नई चीज़ें वहाँ पे जानने को मिल जाए, कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ना हो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपका पूरे अच्छी तरह से यहाँ पे क्लियर होने वाला है। तो चैप्टर 1 या यूनिट 1 आपका है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। देखो, जब भी हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हमें वहाँ पे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मैटर, उनके स्टेट, केमिकल रिएक्शन, ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में आने लगती हैं। बट इससे हटके भी केमिस्ट्री बहुत कुछ है। ओके, केमिस्ट्री का जो एप्लीकेशन है आपका बायोलॉजी में बहुत सारा है। अदर जगह पे इसका आप इवन देखोगे, नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत सारे जगह पे आपको इसका एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। पीडीएफ मैं आपको अलग से प्रोवाइड करा दूंगा, नोट्स मैं आपको अलग से प्रोवाइड करा दूंगा ग्रुप में। तो ग्रुप सभी लोग ज्वाइन कर लेना। पेज है और ग्रुप है। पेज है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है और कमेंट में भी पिन करके मैं अवेलेबल करवा दूंगा। सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे व्हाट इज मैटर। ठीक है, और मैटर भी किससे बनता है आपका, उसके पहले हम यहाँ पे एक चीज़ समझ लेते हैं, मास। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों को पता है जो बेसिक या फंडामेंटल्स, 7 फंडामेंटल्स हैं और उनके फंडामेंटल्स और उनके 7 जो है यूनिट, उनको हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। तो उसी में आपका एक मास भी आता है। तो मास कैसे डिफाइन करेंगे आप? एनीथिंग विच वी कैन फील एंड ऑक्यूपाइड सम स्पेस। ऐसा कुछ भी पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी जिसको हम फील कर सकते हैं, छूने के बाद अनुभव कर सकते हैं, और कुछ न कुछ स्पेस, कुछ न कुछ जगह ऑक्यूपाइड करना चाहिए, घेरना चाहिए, दैट इज मास। मास क्लियर हो गया सभी का? अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन लगे, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा सो दैट वीडियो बहुत लंबा ना हो, लेकिन आप वीडियो को तो रिपीट कर सकते हो ना। आप इसको वीडियो को 2-3 बार, 4 बार, जितनी बार आपकी इच्छा करे उतनी बार आप देख लेना। नेक्स्ट आपका है मैटर। मैटर को आप कैसे डिफाइन करोगे? मैटर इज समथिंग विच हैव सम मास एंड ऑक्यूपाइड सम स्पेस। देखो, जब मास को डिफाइन करते हैं वहाँ पर भी ये होता है कि कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाइड करना चाहिए। मैटर आएंगे, बेसिकली मास से ही मैटर बनता है। ओके, मास को हम लोग केजी में डिफाइन करते हैं, कितना केजी, और वैसे तो यूनिट इसकी ग्राम भी होती है। ओके, लेकिन जो हम एसआई, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उसमें हम लोग केजी में लेके चलते हैं। तो मैटर में आएंगे तो मैटर का मतलब हो गया कि कोई कुछ भी ऐसा, समथिंग या एनीथिंग ऐसा जो कुछ न कुछ स्पेस ऑक्यूपाइड करता हो और उसमें कुछ न कुछ मास होना ही चाहिए, दैट इज मैटर। कितनी स्टेट्स होती है मैटर की? टोटल 5 स्टेट्स होती है। आपको यहाँ पे 3 स्टेट पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, इसके अलावा एक प्लाज्मा स्टेट होता है और एक आपका और स्टेट होता है। टोटल 5 स्टेट्स होती हैं। आपको यहाँ पे केवल 3 स्टेट्स पढ़ना है। यहाँ पे डेवलपमेंट दिया हुआ है, इसमें आप रीड कर लेना। कुछ ऐसा कुछ है नहीं जो अलग से आपको बताने वाली चीज़ें हों। देखो, जब हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं तो उसके पहले एटम जो था या एटॉमिक थ्योरी वो नहीं आई थी, या एटम को हम लोग समझ नहीं पाते थे। तो बेसिकली हम लोग मैटर एज जो चीज़ हम देखते थे उसी को हम मैटर को, उसी को हम लेकर के स्टडी करते थे, और उसके जो स्टेट्स होती थी, सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड, गैस। लेकिन जब एटॉमिक थ्योरी आया तो उसके बाद हमें चीज़ें समझ में आई कि जो एटम, जो मैटर होता है वो एटम से बने होते हैं। बेसिकली वो मॉलिक्यूल से बने होते हैं, मॉलिक्यूल से हमारा एटम से बना होता है। फिर डाल्टन के बाद जे टॉमसन आए तो ये समझ में आया कि नहीं, एटम भी डिविजिबल है, एटम को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। डाल्टन ने कहा था कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ओके, लेकिन जब जे टॉमसन आए तो बोले हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने न्यूक्लियस की थ्योरी नहीं दी थी। न्यूक्लियस की थ्योरी कब आई? जब रदरफोर्ड आए, उन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की। उन्होंने बताया कि नहीं, कुछ तो कुछ होता है, ठोस पार्ट, हैवी पार्ट या कंसनट्रेट पार्ट, एक जगह पे इकट्ठा हुआ पार्ट एक एटम के अंदर, जिसका रेडियस बहुत कम होता है, 10⁻⁻14 मीटर होता है, जबकि एटम का रेडियस कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। ओके, हम बाद में इसको हम आपको डिटेल में समझाएंगे। तो
इसके बाद देखो जब डाल्टन ने एटॉमिक थियरी दी या फिर जितने भी एटॉमिक थियरी हैं आगे पढ़ेंगे हम, तो मैं आपको एट द एंड समझा रहा हूँ यहाँ पे कि एटम को आप कैसे डिफाइन करोगे। एनीथिंग या दैट इज पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन, कोई भी मैटर का ऐसा पार्ट जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जैसे आप कोई भी दो आपने मैटर ले लिया, उसको आपने केमिकली रिएक्ट कराया, तो बेसिकली उसमें पार्टिसिपेट करते क्या है, उनके एटम्स करते हैं पार्टिसिपेट। ओके, तो हम लोग एटम को ऐसे ही डिफाइन करते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होता है कि जो हमारा एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब समझ पा रहे हो आप, जो बिल्कुल उसका बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक, तो जो हमारा एलिमेंट होता है वो जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर आप एक एलिमेंट में यहाँ पे ले रहा हूँ ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन एग्जिस्ट किस फॉर्म में करता है, इस फॉर्म में करता है, और इसका एटम ये हो गया। इसी तरह से हाइड्रोजन, इसका एटम H हो गया। बहुत सारे जो ऐसे आपके मैटर होते हैं, एलिमेंट होते हैं जिनके एटम और मॉलिक्यूल सेम होते हैं। जैसे सोडियम हो गया, ओके, तो सोडियम Na फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। कंपाउंड बनाएगा तो वहाँ पे अलग चीज़ होती है। तो मॉलिक्यूल्स वे होते हैं जो कि मैटर हमारा जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और एटम वे होते हैं मैटर के जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ये देखो आप डिफिनेशन, मैं आपको जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ बिल्कुल मैं आपको कुछ भी इसमें छूटेगा नहीं, इतना आप बिल्कुल समझ के चलना। सारी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे एनालाइज करके बता रहा हूँ। वीडियो को आप लोग 2-3 बार और देख लेना रिवाइज करके। इसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया। डिफिनेशन आप लोग जानते हो, इसका जो कॉन्सेप्ट है, सॉलिड मतलब होता है कि जिसमें वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स होता है, डिफिनिट होता है। लिक्विड में वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन उसका शेप, और जिसमें हम उसको रखते हैं उसी का शेप ले लेता है। और गैस में कोई भी फिक्स नहीं होता है। ठीक है, मैटर में भी अगर आप आओगे तो इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है मिक्सर, दूसरा होता है प्योर सब्सटेंस। मिक्सर मतलब कि उसमें केमिकली मिक्स हो, ये ज़रूरी नहीं होता है, फिजिकली भी मिक्स हो सकते हैं। उनका जो कंपोजिशन होता है फिक्स नहीं होता है। और इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक समान अगर वो मिश्रण है, मिक्सचर है, तो बोलेंगे होमोजीनियस, और अगर एक समान नहीं है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, इस तरह से है, तो हेट्रोजीनियस। और जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उसमें मैटर आपका या तो एलिमेंट फॉर्म में होगा, जैसे मैंने बताया ना आपको, ऑक्सीजन है तो हमने उसको O लिख दिया, तो ये इसका एलिमेंट फॉर्म हो गया। इसी को हमने O2 लिख दिया, या फिर इसी को हमने H2O लिख दिया, ये तो मॉलिक्यूल हो गया, ये कंपाउंड हो गया। तो कंपाउंड में जब वो किसी और के साथ में केमिकली रिएक्ट करके उसमें बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग आगे पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड बन जाता है आपका। फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एक एक दो दो पेज पे लिखा हुआ है ना, मैंने आपको एक एक मतलब 10-20 सेकंड में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया उन चीज़ों को। बस आप अच्छे से सुनते जाइए, कुछ भी आप स्किप मत करना। और मैं बहुत फास्ट भी नहीं चल रहा हूँ, बहुत स्लो भी नहीं चल रहा हूँ, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से केयरफुल होकर के आप सुनते चलिए। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में या केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये बताने की ज़रूरत नहीं होगी मुझे लग रहा है जहाँ तक। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे किसी भी सब्सटेंस का, मैटर का, एलिमेंट का या एटम मॉलिक्यूल जो भी है, उसका कलर यानी उसका रंग, ऑर्डर, ODOUR, कितने लोग जानते हैं ऑर्डर की मीनिंग, माने सुगंध, उसकी स्मेल। अब आप बोलेंगे कि स्मेल क्यों नहीं लिखा, तो हम केमिकल भाषा में, केमिकल लैंग्वेज में ऑर्डर बोल देते हैं। मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गया, इसके अलावा उसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो जो बिल्कुल हमें बेसिक मतलब जो बाहर से दिख रहा है हमें, केमिकल स्ट्रक्चर मैंने नहीं बोला, ध्यान देना आप। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा, उसका कंपोजिशन यानी किससे मिलके बना है, कंपोसिबिलिटी यानी कितने पे वो जलेगा, रिएक्टिविटी उसका हो गया, उसका केमिकल स्ट्रक्चर, एसिड्स है कि बेस है, बेसिस है क्या है, ये सारी चीज़ें। ओके, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी जितनी भी होती हैं, जैसे उसमें मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, देखो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग इनिशियली बताया था कि कुछ बेसिक क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी होती, जिनके संख्या होती, जिनके काउंट होते हैं 7। इन्हें आपको अच्छे से एकदम समझ लेना है, इनका सिंबल समझ लेना है, इनका नाम क्या है SI यूनिट में, और यूनिट का सिंबल क्या है। जैसे पहला हो गया आपका लेंथ, लेंथ को हम लोग स्मॉल l से डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट होती है मीटर, और मीटर को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। सेकंड आपका है मास, मास डिफाइन करिए सभी लोग, जल्दी से कमेंट करके बताइए मैंने क्या बताया मास के बारे में। ओके,
विच वी हैव फील, यानी जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, एंड ऑक्यूपाइड सम स्पेस या ऑक्यूपाइज सम स्पेस, कुछ स्पेस उसमें ऑक्यूपाई करना चाहिए, घेरना चाहिए, ओके, स्पेस में, और कुछ न कुछ उसको फीलिंग्स आने चाहिए उसके टच करने पे। मास देखो, इसको स्मॉल एम से हम लोग डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट होती है एसआई यूनिट। यहाँ पे बात की जा रही है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, किलोग्राम, और किलोग्राम का सिंबल होता है केजी, स्मॉल केजी। नेक्स्ट आपका है टाइम, टाइम को स्मॉल टी से, यूनिट इसकी सेकंड हो गई, और स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। फिर आपका है इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट होती है एम्पियर, एम्पियर को हम लोग सिंबल में कैपिटल ए लिखते हैं। इसके बाद देखो टेम्परेचर को जब हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो फिजिक्स में हम केवल टेम्परेचर बोल देंगे, केमिस्ट्री में हम आएंगे तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक एक अलग से चैप्टर है, यूनिट है, मैं आपको अलग से उसको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या होता है थर्मोडायनेमिक। तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर यहाँ पे टी हो गया, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं टेम्परेचर को, इसकी यूनिट होती है केल्विन, और कैपिटल के इसका सिंबल होता है। इसके अलावा और भी टेम्परेचर की यूनिट होते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट, उसको भी मैं आगे बताऊंगा इन तीनों में क्या रिलेशन होता है। और लास्ट आपका है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सॉरी सेकंड लास्ट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कोई भी पदार्थ है, सब्सटेंस है, तो उसके अमाउंट को हम लोग केमिस्ट्री में यहाँ पे किस हम यूनिट में या किस नाम से, तो उसको हम लोग एन से पहले तो डिनोट करते हैं, स्मॉल एन, इसकी यूनिट होती है मोल, MOLE, और सिंबल होता है MOL। और लास्ट आपका है लुमिनस इंटेंसिटी, यानी कोई सोर्स यहाँ से लाइट ऐसे से जनरेट हो रही है, तो यहाँ पे जो यूनिट जो वॉल्यूम होता है, यूनिट एरिया आप कह लो या यूनिट वॉल्यूम कह लो आप, सॉरी, तो उसमें से जितनी भी लाइट यहाँ पे इमर्जेंट होती है, मतलब बाहर निकलती है, उसकी मात्रा को, उसको बोलते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। इसको हम लोग आई और यहाँ पे स्मॉल बी, इसकी यूनिट होती है कैंडेला, और इसको हम CD लिखते हैं सिंबल में, ओके। तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, बाकी आप रीड कर लेना, इसमें बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझा रखी है, और उससे भी अच्छे से मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। यूनिट ऑफ सब्सटेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं आपको अभी अच्छे से बताने वाला हूँ। देखो, जो एनालिटिकल वैलेंस होता है ना, बेसिकली यहाँ पे बिल्कुल स्मॉल अमाउंट को मेजर करना होता है, तो इसकी हेल्प से हम लोग मेजर करते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी ये थोड़ा सा आप यूनिट देख लेना, इसमें भी आपको ज़्यादा नहीं, कम से कम आप लोग फेमटो से लेकर के फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा तक, इतना तक आपको पता होना चाहिए। बाकी पेटा तक पता हो तो अच्छा है, ठीक है। 10 के पावर -15 से लेकर के 10 के पावर +15 तक, यहाँ तक कम से कम आप इसको थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, ओके। बहुत सिंपल है। अब देखो यहाँ पे आ गया मास एंड वेट। मास मैंने ऑलरेडी आपको डिफाइन कर दिया है कि मास ऑफ ए सबस्टांस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, यानी जो अमाउंट होता है जिसको हम फील कर सकते हैं, कुछ स्पेस ऑक्यूपाइड करता है, दैट इज मास। और वेट कब होता है? जब उस पर ग्रेविटी लग जाती है, किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी मास में, मास मतलब कोई भी मैटर, कोई भी ऑब्जेक्ट, जब उसमें ग्रेविटी इंक्लूड हो जाती है उसके साथ। ऐसे भी देखो ना, किसी का मास होगा और उसके साथ हमने ग्रेविटी लगा दी मल्टीप्लाइड करके, तो ये आपका वेट बन जाता है। वेट का फार्मूला यही होता है, m/g, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सबस्टेंस, जो स्पेस ऑक्यूपाइड करता है वही वॉल्यूम होता है, 3 डायमेंशनल। इसके बाद देखो यहाँ पे डिग्री और सेल्सियस में क्या रिलेशन होता है, F = 9/5, ये सेल्सियस हो गया, प्लस यहाँ पे 32। बेसिकली देखो ये रिलेशन ऐसे होता है, C/5 = F-32/9, ये होता है। और यहीं पे एक रिलेशन आप और लिख लीजिए, K-273/5, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। तो डिग्री और फ़ारेनहाइट में हो गया, उसके बाद केल्विन और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का हो गया, आपसे यही पूछता है। अच्छा, जो डॉक्टर वाला थर्मामीटर होता है ना, हमेशा वो फ़ारेनहाइट में होता है, और उसमें देखो 94 से लेकर के डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 104 या 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसमें बने होते हैं पैरामीटर, यानी उतने से उतने बीच के जो टेम्परेचर होते हैं फ़ारेनहाइट में उसको माप सकते हैं। तो जो थर्मामीटर होता है उसमें डिग्री सेल्सियस में नहीं, फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। अब डॉक्टर बोल देता है कि आपको तो 102 डिग्री बुखार है। अब हमारा जो बेसिक जो टेम्परेचर होता है बॉडी का 37 या फिर 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ से, और यहाँ से करेंगे तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट।
तो इतना टेम्परेचर तो ऑलरेडी होता है, अगर यहाँ से 99 हो जाए 100 हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, लेकिन डॉक्टर्स क्या करते हैं, डरा देते हैं कि अरे आपको तो 100 डिग्री बुखार हो गया है, अभी आप दौड़ करके आओ, ऑटोमेटिकली आपके बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, लेकिन फिर आप थोड़ा सा आराम करेंगे, रिलैक्स होंगे, आपका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो के वाला जो रिलेशन होता है के इज इक्वल टू सी प्लस 273, यानी जहाँ पर भी आपको डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया हो उसमें आप 273 ऐड कर दोगे तो केल्विन में चेंज हो जाएगा, या फिर केल्विन वाले टेम्परेचर में से आप 273 माइनस कर दोगे तो आपको डिग्री सेंटीग्रेड मिल जाएगा। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास में आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, दैट इज डेंसिटी। यूनिट क्या है, क्यों इसकी ऐसा ही यूनिट क्या होगी, तो मास किलोग्राम में, वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब में, तो किलोग्राम अपान मीटर क्यूब, या फिर मीटर क्यूब को आप ऊपर लेके आओगे तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, जस्ट इसकी जो पावर है ये माइनस में हो जाएगा, किलोग्राम मीटर की पावर रेज टू पावर -3। टेम्परेचर को हम लोग ऐसा तो डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, लेकिन जो एसआई यूनिट हमारी है, अभी हमने देखा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन में मेजर करते हैं। इसके बाद देखो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, जैसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं ना उसमें थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी हो सकता है, बिल्कुल एक्यूरेट तो मेजर कर नहीं पाते हैं। तो एक यहाँ पे हमें टर्म पढ़ना होता है सिग्निफिकेंट फिगर। तो ध्यान से सुनना, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है कि ऐसा फिगर मतलब 1 2 3 4 5 6 जो भी डेटा होता है दैट इज फिगर, उसमें जो सिग्निफिकेंट यानी जो चीज़ें नोटिस करने लायक है, जो चीज़ें होनी चाहिए, जिसका महत्व है, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 2.00, फिर हमने लिखा हमने यहाँ पे 2.0, यहाँ पे लिखा हमने जस्ट 2, तो इन तीनों में सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, एक है। इसका कोई मतलब थोड़ी होता है ये लगाओ या फिर आप ना लगाओ, ऐसे ही देखो 2 के पहले हमने 0 लिख दिया या फिर केवल 2 लिख दिया, तो यहाँ पे 2 थोड़ी होगा सिग्निफिकेंट फिगर, एक ही होगा ना, केवल 2 होगा, इसका कोई मतलब नहीं है, लगाओ चाहे आप मत लगाओ, डजेंट मैटर। ठीक है, फिर देखो आप यहाँ पे 2.003, यहाँ पे देखो इस जीरो का मतलब है, या फिर 1 के बाद 0 लगाया हमने, एक 0 हमने और लगा दिया, इसका मतलब है 0 का, तो यहाँ पे टोटल 3 हो गए सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे नंबर ऑफ SF यानी सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गए, 1 2 3 4। मतलब जब जीरो हमारा किसी नॉन जीरो डिजिट के बीच में होता है, जैसे नॉन जीरो डिजिट मतलब 2 हो गया और एक यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट है, इसके बीच में जो जीरो आएंगे वो काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। ऐसे भी देखो आपने जो बीच में जीरो होते हैं काउंट करने पड़ते हैं, या फिर राइट हैंड साइड पे होते हैं ये भी काउंट होते हैं, बशर्ते यहाँ पे कहीं डेसिमल नहीं लगा होना चाहिए, अगर यहाँ पे डेसिमल लग गया तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो डेसिमल के राइट हैंड साइड का जीरो का कोई मतलब नहीं है, अगर ऐसे राइट हैंड साइड पे जीरो लगाए तो उसका मतलब होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे चाहे जीरो के पहले लगे चाहे किसी भी तरह से लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो लगे, उन जीरो का कोई मतलब नहीं होता, उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। अगर पावर लग गया, जैसे सपोज दैट आपको दिया है 560, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5.6 × 10 के पावर 2 लिख सकते हैं ना, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसमें देखो पावर को हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं। ओके, समझ में आ गया सभी को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन सिंपली जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, तो आपको क्या करना है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लेना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मैंने क्या बताया, डेसिमल के पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, जैसे आपको अगर दिया है 250 तो, या फिर ऐसे दिया है 25 × 10 के पावर 3, तो आप यहाँ पे डेसिमल लगा लो, मतलब नेक्स्ट वाले स्टेप में 2.5 ये आपका बन जाएगा 10 के पावर 4, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद ही उनको हम ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर देखो आप, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 × 10 के पावर 2 में, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया 100 का। ठीक है, यहाँ पर देखो ये गलत लिखा है, यहाँ पे 3 होना चाहिए। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 100 लिखा तो इसमें कितने टोटल हो गए सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, डेसिमल के बाद जीरो से कोई मतलब नहीं होता है, एक ये हो गया आपका, और ये जो पावर होता है ना उसको हम डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया यहाँ से भी। अगर ये पावर कभी भी निगेटिव में हो तो उसको हम कभी भी नहीं काउंट करते हैं, जैसे अगर आपको दिया हो 1 × 10 के पावर -2, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो केवल एक होगा, अगर नेगेटिव में तो इसको हम काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर में।
जब हम लोग आगे भी क्वेश्चन करेंगे ना, वहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे से अभी और डिटेल में समझाऊंगा। एक बार मैं आपको ब्रीफली ना पूरा चैप्टर में पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे इस एक वीडियो के अंदर मैं फिनिश करना चाहता हूँ, ठीक है। फिर देखो इसके बाद दो टर्म आते हैं, एक होता है प्रिसाइजन, दूसरा होता है एक्यूरेसी। प्रिसाइजन, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि अगर हमें कोई एक स्टैंडर्ड वैल्यू या करेक्ट वैल्यू गिवन हो, सपोज दैट यहाँ पे आपको 4 गिवन है, हमने यहाँ पे 2-3 वैल्यू निकाले, जैसे हमने लिखा 3.94, 3.95, 3.97, 3.98। तो इन चारों में सबसे एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है? जो स्टैंडर्ड या करेक्ट वैल्यू के जितना नज़दीक होता है, यानी एक्यूरेसी जस्ट टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द वैल्यू, यानी जो वैल्यू करेक्टनेस के या फिर करेक्ट के जितना नज़दीक होता है वो वैल्यू सबसे एक्यूरेट होती है। तो देखो इन चारों में से सबसे नज़दीक कौन है? 4 के, ये सबसे नज़दीक है, तो ये हमारा सबसे एक्यूरेट वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। और प्रिसाइजन का जस्ट मतलब ये होता है ना कि जो होल के सबसे नज़दीक होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5, जस्ट मैंने 5 लिख दिया, फिर मैंने आगे यहाँ पे लिख दिया 5.1, यहाँ पे लिख दिया मैंने 5.13, 5.125। इन चारों में जो होल के सबसे नज़दीक है, होल मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसमें डेसिमल नहीं आता है, फ्रैक्शन नहीं होता है, तो सबसे नज़दीक होल के कौन है? अगर इसको छोड़ दूँ मैं, इसको कट कर दो आप, इन तीनों में बताओ आप, तो ये सबसे नज़दीक है। इसमें देखो डेसिमल के 3 पॉइंट तक, यहाँ पे डेसिमल के 2 पॉइंट तक, यहाँ पे डेसिमल के 1 पॉइंट तक। अगर 5 होता तो सबसे आपका प्रिसाइज वैल्यू ये होता है। तो प्रिसाइजन का बस इतना ही मतलब होता है, जो होल के सबसे नज़दीक होता है। एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन देखो आप, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लो। अगर यहाँ पे 10⁻³ है तो हम लोग इसको काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर में, तो जस्ट इसको काउंट कर लेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर देखो आप 1 2 3 और 1 के पावर जो 2 है, टोटल 5 हो जाएंगे। अच्छा ये नेगेटिव क्या पावर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कुछ मिसप्रिंट बहुत ज़्यादा है। ये देखो आपका बेसिकली ये ऐसे है 4.01 इंटू 10⁻⁻2 है। अब यहाँ पे कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर? 3 होगा, ठीक है, क्योंकि उसको हम लोग काउंट नहीं करते। अगर ये प्लस में होगा जैसा कि यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो ये टोटल 5 हो जाती है। फिर यहाँ पे तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रिसाइजन, जैसे यहाँ पे देखो 2.5 इंटू 1.25, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, कितना आ गया? 3.125। लेकिन ये वैल्यू हमारी प्रिसाइज्ड नहीं है। प्रिसाइज्ड वैल्यू हमारी कब होगी? इन दोनों में देखो प्रिसाइज कौन ज़्यादा है? ये ज़्यादा प्रिसाइज है 2.5, क्योंकि इसमें केवल डेसिमल के 1 पॉइंट तक है, यहाँ पे डेसिमल के 2 पॉइंट तक है। तो जो ज़्यादा प्रिसाइज होता है ना, उसी के हिसाब से हम आंसर को भी लिखते हैं। तो इसको भी हम डेसिमल के 1 पॉइंट तक लिखेंगे, तो वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हम लोग करते हैं राउंड ऑफ, राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ का मतलब होता है कि ये जो डिजिट इनको कैसे हटाएंगे, कुछ रूल होगा उसका हटाने का। जिसको हम हटाते हैं, अगर उसके पहले वाला जो वैल्यू है, सॉरी जिसको हटाते हैं, अगर ये वैल्यू 5 से ज़्यादा होता है, जैसे यहाँ पर 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, तो उसके पहले वाला, इसको जब हटाएंगे तो उसके पहले वाला जो डिजिट होगा 1 से बढ़ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3.126, अगर मैंने 6 को हटा दिया तो क्या लिखेंगे इसको हम? 3.13, ये 1 से बढ़ गया। अगर ये वैल्यू 5 से छोटा होता है, जैसे यहाँ पे अगर 4 होता है, तो उसके जो पहले वाला, इसको जब हटाएंगे तो उसके पहले वाले में कोई चेंज नहीं होता है। अगर 5 से ज़्यादा होगा तो उसके पहले वाले में एक बढ़ोतरी हो जाएगी, और 5 से कम होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से मान लो आप 2 को अगर यहाँ पे हटाते हो तो 3.1 ही लिखेंगे, क्योंकि 2 हमारा 5 से छोटा है, ओके। फिर एक केस आता है कि मान लो अगर यहाँ पे, जैसे ये वाला जो केस है, ये मान लो 5 के बराबर है, इसको हटाना है, तब क्या होगा? तो इसके पहले अगर इवन नंबर होता है तो कोई चेंज नहीं होगा, 3.12 आपका आंसर हो जाएगा। और अगर इसके पहले ये ऑड नंबर होता है, जैसे यहाँ पे 3.135 होता, 5 को अगर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3.14, इसको हम 1 से बढ़ा देंगे। अगर 5 होगा उसके पहले इवन होगा तो कोई चेंज नहीं, 5 है उसके पहले ऑड, तो जब 5 हटाएंगे तो इसमें एक बढ़ोतरी हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले 5 हटाया गया तो कितना आ गया? 3.12। हमारा प्रिसाइज वैल्यू ये था डेसिमल के 1 पॉइंट तक, तो हमें आंसर भी डेसिमल के 1 पॉइंट तक लेकर के आना है। तो हमने 3.125 को लिख दिया, कितना? 3.12 हो गया। 5 हमने हटा दिया, अब हम 2 को भी हटाएंगे क्योंकि हमें केवल डेसिमल के 1 पॉइंट तक रखना है। तो 2 हमारा 5 से छोटा, तो हमारा डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 3.1 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इसी तरह से यहाँ पे देखो इन सभी को ऐड कर लिया, ऐड करने पे कितना आया? 1 मिनट, ऐड करने पे आपका कितना आया? एक बार हम ऐड करके देख लेते हैं फटाफट।
ऐड करो सभी लोग, ये 2 हो गया यहाँ पे, ये 2 2 4 1 5 हो गया, यहाँ पे 1 1 2 1 3 हो गया, इधर 31 और ये एक 32 हो गया, 32 + 8 40, 40 + 10 50, 50 + 10 60, यहाँ पे 62 हो गया। सपोज दैट मान लो इतना ही आपका ऐड करने पे आ रहा है, हो सकता है कुछ कम ज़्यादा इसमें हो, तो आप लोग उससे परेशान मत होना। इन चारों में सबसे प्रिसाइज वैल्यू कौन सा है, ये हो गया 18.0, डेसिमल के 1 पॉइंट तक है, तो आंसर भी हमारा डेसिमल के 1 पॉइंट तक होना चाहिए। सबसे पहले इसको हटाएंगे हम 2 को, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो 62.35 हो गया। अब वापस 5 को भी हटाएंगे हम लोग, तो 62.4 आ जाएगा, क्योंकि ये ऑड है, 1 से इंक्रीज हो जाएगा। ओके, इसी तरह से हम लोग करते हैं आगे। डायमेंशनल एनालिसिस में कुछ नहीं है भैया, जैसे आपका 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर, तो कोई वैल्यू अगर आपको सेंटीमीटर में दिया हो उसको कन्वर्ट करना हो इंच में, तो यहाँ से कर लेंगे हम लोग। 1 सेंटीमीटर कितना बराबर हो जाएगा, 1/2.54 इंच, ये इधर चला आएगा, डिवाइड हो जाएगा 1 में, तो 1 सेंटीमीटर बराबर इतना हो जाएगा। इसी तरह से मीटर को सेंटीमीटर में, किलोमीटर को मीटर में, किलोग्राम को ग्राम में। तो मुझे लग रहा है ये बहुत सिंपल है, मिनट को घंटा में, सॉरी मिनट को घंटा में, या मिनट को सेकेंड में। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 लीटर ऑफ मिल्क है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन मीटर क्यूब, आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, याद रखना इसको, आप बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हमें इसको कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में। 2 लीटर है, तो इसका मतलब 2 लीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 2000 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो 1 सेंटीमीटर में होता है 1/100 मीटर, 1 सेंटीमीटर में होता है 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, 1/100 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मीटर होगा, कितना मीटर क्यूब होगा, तो इसका भी क्यूब, इसका भी क्यूब, तो 100 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 6 जीरो हो जाएगा, यहाँ पे मीटर क्यूब, मतलब इसमें कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, इसके बाद 6 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 2/1000, या फिर 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी को। पहले 1 लीटर का जो होता है रिलेशन सेंटीमीटर क्यूब के साथ में होता है, फिर सेंटीमीटर क्यूब से हम लोग मीटर क्यूब में उसको कन्वर्ट कर लेंगे, यही होता है डायमेंशनल एनालिसिस। फिर देखो यहाँ पे है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बहुत मैं आपको ब्रीफली समझा रहा हूँ, लेकिन आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। जैसे पहला है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, मतलब जो भी 2 रिएक्टेंट, देखो जो आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट्स, REACTANTS, और जो बनाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग हैं प्रोडक्ट। तो प्रोपोर्शन मतलब हो गया ना कि जो ये प्रोपोर्शन होगा इनका अलग अलग, मान लो ये यहाँ पे प्रोपोर्शन इसका 50, ये मान लो हो गया 50, ये दोनों ऐड होकर के यहाँ पे 1 प्रोपोर्शन मतलब 100 यहाँ पे मिलना चाहिए, ठीक है। तो फिक्स प्रोपोर्शन यहाँ पे रिएक्ट करता है और उसका जो टोटल मास होगा इस प्रोडक्ट के मास के बराबर आना चाहिए। इसको दिया था प्राउस्ट ने, कोई एक छूट गया लग रहा है, अच्छा यहाँ पे एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक छूट गया। पहला है लेवर्शियो वाला, तो लेवर्शियो जो मैंने आपको अभी बताया ना, ये लेवर्शियो वाला मैंने बताया कि यहाँ पे मान लो A + B ने रिएक्ट किया और यहाँ पे मिला में C + D, तो इनका जो प्रोपोर्शन है मास का, ये जितना ऐड करने पे आएगा ना, इनके जो मास होंगे प्रोपोर्शन होंगे, प्रोपोर्शन मतलब हिस्सा भाग जितना होगा उसके बराबर आना चाहिए अलग अलग ऐड करने पे। फिर अगला है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, इसको दिया था प्राउस्ट ने, थोड़ा सा आप साइंटिस्ट का नाम भी याद रखिएगा। तो इसमें देखो क्या है ना कि सेम वही चीज़ है, बट यहाँ पे हम उसको वेट में देखते हैं। जैसे यहाँ पे A + B था, तो इनका जितना वेट होगा टोटल केमिकल रिएक्शन के बाद जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा उसमें हीट लाइट, देखो केवल प्रोडक्ट जो दिखता है वही नहीं होता, कुछ गैस फॉर्म में उड़ गया, कुछ लाइट जनरेट हुआ, कुछ हीट जनरेट हुआ, तो हम सभी का वेट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, जस्ट इसके बराबर आना चाहिए। तो ये हमारा हो गया लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस, और ये इसको दिया था प्राउस्ट ने। फिर अगला है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, इसमें देखो वापस से हम लोग आ जाएंगे मास वाले टर्म पे, इसको दिया था डाल्टन ने। तो डाल्टन ने क्या कहा था कि मान लो 2 या 1 या 2 मतलब मोर देन 1 एलिमेंट है कंबाइन करते हैं, मोर देन 1 एलिमेंट कंबाइन करते हैं, तो उनके जो मास होते हैं ना, इनका जो टोटल सम होना चाहिए, जो हमारा प्रोडक्ट बनता है ना उसके मास के बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे वाटर बन गया, या हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया, ये होता है H2O2 इसका फार्मूला।
तो इनका जो मास होगा ना जस्ट इसके बराबर आना चाहिए। देखो यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पे प्रोपोर्शन की हम लोग बात कर रहे थे। जब पहले हम लोग लेवोसी में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे केवल प्रोपोर्शन था, वहाँ पे एग्जैक्टली कितने ग्राम का है ये पता नहीं था, बट डाल्टन ने उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। फिर प्राउस ने क्या कहा कि नहीं हम उसको वेट में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डाल्टन महोदय आ गए। फिर देखो अगला आपका है गेलुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, इन्होंने वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया उसी चीज़ को, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 ग्राम तो उसको उन्होंने 2 वॉल्यूम, इसको 16 वॉल्यूम बोल दिया, मतलब 2 वॉल्यूम प्लस 16 वॉल्यूम, और ये इसके बराबर होना चाहिए, 18 वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए, ठीक है। आया समझ में सभी को। जैसे यहाँ पर देखो ये 1 वॉल्यूम हो गया, मान लो यहाँ पे 100 ml हमारा 1 वॉल्यूम के बराबर है, तो ये हमारा आधा वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ओवरऑल कितना कंपोजिशन आपका होना चाहिए, 100 का होना चाहिए, ओके। फिर देखो यहाँ पे एक है एवोगैड्रोस लॉ, तो इन्होंने थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी किया, एटम्स में आ गए, मॉलिक्यूल से एटम के अंदर आ गए, तो इन्होंने सीधे सीधे क्या किया कि एटम और मॉलिक्यूल को ही काउंट करना स्टार्ट कर दिया। तो एक देखो यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर आता है, एवोगैड्रो नंबर, इसको आप याद रखिएगा क्योंकि इसका हमें काम हमेशा लगने वाला है। एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू होता है 6.023 इंटू 10⁻23, ये बराबर होता है 1 मोल MOLE, और ये बराबर होता है एटॉमिक मास के। अभी मैं आपको जो मोल कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ना वहाँ पे आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, एटॉमिक मास के बराबर होता है, ठीक है। मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, यहाँ पे पॉली एटॉमिक क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो सोडियम एक मॉलिक्यूल है, ये इसी तरह से एग्जिस्ट करता है, तो ये हमारा हो गया मोनो एटॉमिक। सिंगल एटम इसमें है, O2 हमारा मॉलिक्यूल जो होता है, ये यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे ऑक्सीजन एटम मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, 2 है, मतलब यहाँ पे डाई एटॉमिक। O3 ओजोन, ये हमारा ट्राई एटॉमिक हो गया। पॉली एटॉमिक जैसे हमारा S8 होता है, P4 होता है, यहाँ पे मोर देन 3 आ गए एटम्स, तो ये हमारा पॉली एटॉमिक हो गया, ठीक है। सेम टू सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं, ऐसा नहीं कि हमने H2O में बता दिया आपको, ऐसा नहीं। फिर देखो यहाँ पे आ गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बिल्कुल बेसिक इन्होंने स्टार्ट किया था, एटम के बारे में कुछ इन्होंने स्टडी की थी, बिल्कुल स्टार्ट किया था जस्ट। तो इन्होंने यही बताया था कि जितने भी मैटर होते हैं, पहले किसी को ये नहीं पता था कि मैटर के अंदर भी कुछ होता है, सब लोग सोचते थे जो जो दिख रहा है वही मैटर है, उसके अंदर कुछ मास होता है, बस इतना ही पता था। डाल्टन साहब आए तो उन्होंने बताया कि नहीं, जो मैटर होते हैं वो एटम से मिल करके बने होते हैं। इन्होंने मैटर को डिविजन बता दिया, लेकिन एटम और डिवाइड होता है आगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं एटम में, और उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये चीज़ें डाल्टन ने नहीं बताई थी, ये आगे चल करके जब पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, उसके बाद प्रोटॉन की खोज हुई, तब जा करके चीज़ें समझ में आई, ठीक है। तो इन्होंने ये समझा दिया कि सभी जो मैटर होते हैं उनके अंदर एटम होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ओके। यानी मैटर हमारा डिवाइड होता है, और एक तरह का कोई भी अगर मैटर होगा, मान लो आयरन है तो उसके सभी एटम एक जैसे होंगे, कोई दूसरा मान लो यहाँ पे एलिमेंट है सोडियम, तो उसके एटम एक जैसे होंगे। डिफरेंट अगर मैटर है तो उनके एटम भी डिफरेंट होंगे। सेम अगर मैटर है तो उनके सभी एटम्स एक जैसे होंगे, ठीक है। और इन्होंने ये भी बताया कि इनको हम लोग डिस्ट्रॉय या इनको हम लोग और नहीं तोड़ सकते, जबकि उनको और भी डिवाइड किया जा सकता है। उनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो जितना इनको पता था उतना इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था अपने थियरी के हिसाब से, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग फास्ट यहाँ पे चल रहे हैं सो दैट आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए और कम से कम टाइम में। तो आप लोग वीडियो को रिवाइज करके देख लेना जितनी बार भी आपकी इच्छा करे। वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना, आप लोग जितना कर पाओ फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। काफ़ी दोस्तों मैंने यहाँ पे मेहनत की है, ओके स्टूडेंट्स, सभी के लिए। और कोई भी अगर आपको डाउट लगे ना तो मैं आपके लिए लाइव सेशन भी चलाऊंगा बाद में अलग से। एक एक टॉपिक को मैं कम से कम 10 बार रिवीजन करवाऊंगा आपसे, और रिवीजन जितना होगा ना उतना ही टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होगा। ऐसा नहीं हमने एक यूनिट में लगा दिया 10 दिन, फिर दोबारा हम उसको रिवीजन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो चीज़ें भूल जाती हैं। जब हम नेक्स्ट यूनिट में जाएंगे, 3rd में जाएंगे, 4th में जाएंगे, पीछे का भूलने लग जाता है। तो रिवीजन होना चाहिए, जो हमारे जो माइंड में जो हमारा जो पूरा न्यूरो सिस्टम होता है, न्यूरॉन्स, ओके, तो उस पर से कोई चीज़ जितनी बार पास होती है ना, वो चीज़ उतनी ज़्यादा उस पर स्टेबल होती है। इसको हम कभी बाद में बताएंगे आपको कैसे क्या होता है। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, बेसिकली जो एटम्स होता है ना उसमें कुछ मास होता है, मॉलिक्यूल उसमें भी कुछ मास होता है, तो उसी मास को वेट करना ही, दैट इज एटम है तो एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। तो जो मॉलिक्यूल होता है ना, मैंने क्या बताया आपको, जैसे ऑक्सीजन है, ये सिंपली ऑक्सीजन एलिमेंट का एक एटम हो गया, इसी एटम से मिल करके यानी O, ये डबल बॉन्ड O करके ये बनता है आपका O2,
तो ये हमारा मॉलिक्यूल बन गया। तो जो मॉलिक्यूलर हमारा मास होता है ना, वो दैट इज द मास ऑफ दैट द सम ऑफ एटॉमिक मास, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ देयर कंपोजिशन। जैसे यहाँ पे O2 बनाए O और O से, तो इन दोनों का एटॉमिक मास आप ऐड कर दीजिए, ये हमारा O2 यानी जो मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। तो जब कहीं भी हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो वहाँ पे उसके जो एटम्स है जिससे बना रहेगा वो मॉलिक्यूल्स, तो उनके एटम्स के मास को अलग अलग जोड़ देंगे, वही हमारा हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ओवरऑल ऐड करने पे। ठीक है, तो एटॉमिक मास को हम लोग मेजर किस में करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं AMU, या फिर खाली U भी लिख सकते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट ये इसकी यूनिट होती है। आइसोटोप्स आप सभी को पता है कि ऐसे दो एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर बराबर होते हैं बट उनके एटॉमिक मास अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, ये एटॉमिक मास हो गया आपका। एवरेज एटॉमिक मास, वही एवरेज ले लेना है। जैसे यहाँ पे मान लो हमने कोई कैलकुलेशन किया और वहाँ पे हमने 3-4 एटॉमिक मास अलग अलग फाइंड आउट किए, तो सभी का हम एक एवरेज ले लेंगे। एवरेज निकालना आप सभी को आता होगा। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ एटॉमिक मास यूनिट जो यूनिट है ना, उसको हम लोग सिंपली केवल यू भी लिख देते हैं, कंफ्यूज मत होना आप लोग। यू मतलब एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU। अब देखो यहाँ पे हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास। सपोज दैट आपको यहाँ पे एक मॉलिक्यूल दे रखा है CH4, जिसमें कार्बन का 1 एटम है, हाइड्रोजन का 4 एटम है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन एटम्स। तो एक कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास, 12 होता है। 12 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, हम यहाँ पे 12 मान के चलेंगे। एक हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो हम इसको 1 मान के चलेंगे। टोटल कितने यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम में 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये 12 हो गया, ये आपका 4 हो गया, तो ये 16U, ये हमारा एटॉमिक मास आ गया, सॉरी मॉलिक्यूलर मास आ गया CH4 का। ऐसे ही आप किसी का भी निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे H2O है, तो H2O में देखो 2 हाइड्रोजन एटम है, तो एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, 2 होता है, 1 होता है। 2 हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पे 2 × 1 कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो फाइनली आपका 18U आ गया। ये हमारा जो है एटॉमिक मास है, सॉरी मॉलिक्यूलर मास हमारा हो जाएगा H2O के लिए। इसी तरह से फार्मूला मास का मतलब भी सेम है बिल्कुल। मान लो कोई फार्मूला है आपको दिया गया है, सपोज दैट ये आपको दिया गया है सोडियम क्लोराइड, तो इसमें आप इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास दोनों का ऐड कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा फार्मूला मास। कोई फ़र्क नहीं है, मॉलिक्यूलर मास फार्मूला मास एक ही जैसा होता है, सेम होता है। बस वहाँ पे हम लोग फार्मूला में देख लेते हैं कंपोजिशन, कितने एटम्स कहाँ पे लगे हैं, कैसे लगे हैं। एटम से मतलब होता है बस नंबर ऑफ एटम्स हमें गिनना होता है। और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल में भी हमें उसका सिंबल, उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसका फार्मूला पता होना चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कितने उसमें नंबर ऑफ एटम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो भी हैं। कोई भी लेक्चर्स बीच में छोड़ के जाएगा नहीं। अब देखो यहाँ पे मोलर कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेस। जैसे मैंने आपसे कहा कि CH4 का ले लेते हैं, CH4, तो इसका कितना आ गया था मॉलिक्यूलर मास, इसका 12 और ये 1 होता है, प्लस यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम है, तो कितना हो गया था 16U। तो किसी भी एक एटम या एक मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड या एक कोई भी फार्मूला होता है, उसके एक मोल में कितने ग्राम होते हैं, जो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है, या टोटल जो एटॉमिक मास होता है उसमें, यानी एक मोल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 ग्राम हो जाएगा। ओके, सभी को समझ में आ रही है ये चीज़ मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। और एक मोल इज इक्वल टू होता है 6.023 इंटू 10⁻23, एवोगेड्रो नंबर के बराबर होता है। कभी कभी यहाँ पे लोग 2 लिख देते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना, 6.022 या फिर 023 इंटू 10⁻23। तो इसी तरह से मान लो अगर मैंने यहाँ पे H2O ले लिया, तो H2O के एक मोल में कितने H2O के मॉलिक्यूल होंगे, काउंट होगा, तो कितने होंगे, इतने होंगे। या फिर मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के एक मोल में कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे, O2 होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23। मान लो मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ पे ऑक्सीजन खाली एटम दिया हुआ है और इसका एक मोल में दिया हुआ है, तो इसमें कितने O होंगे, O की संख्या कितनी होगी, यानी एटम की संख्या कितनी होगी। जो आपको दिया होता है ना उसी की संख्या पूछेगा हमेशा, वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। यानी एक मोल ऑक्सीजन एलिमेंट में, ऑक्सीजन एटम में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, इतने होंगे।
एक मोल H2O में कितने H2O की संख्या टोटल होगी, कितने H2O के मालिक्यूल होंगे, तो इतने हो जाएंगे। अगर ग्राम में पूछेगा, जैसे हमने यहाँ पे CH4 का एक मोल बराबर इसके एटॉमिक मास को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। H2O के लिए कितना आया था, 18 आया था U एटॉमिक मास। तो H2O का अगर एक मोल होगा तो ये एक मोल कितने बराबर हो जाएगा, 18 ग्राम के बराबर हो जाएगा। तो यानी एक मोल यहाँ पे 18 ग्राम के बराबर हुआ H2O के लिए। अगर O2 अगर होता तो O2 के लिए कितना हो जाएगा, 16 ग्राम हो जाएगा एक मोल में। तो सभी के लिए ये डिफरेंट डिफरेंट होगा, जिसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे उसी के लिए बात करेंगे। अभी इस पर हम बेस्ड ऑन क्वेश्चन करेंगे ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई भी आपको डाउट लगे इसको आप एक दो बार और देख लेना। ओके, तो 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स आर डेंसिटीज एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम आर 0.012 किलोग्राम ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप। देखो मोलर मास बिल्कुल सिंपल है कि जो 1 मोल है, हमने किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लिया, उसी का जो मास होगा दैट इज मोलर मास। समझ में आया सभी को। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा H2O, तो मैंने आपसे क्या बताया कि इसका एक मोल आपको गिवन है, तो इसका मास कितना होगा, यहाँ पे मोलर मास कितना होगा। तो इसका एटॉमिक मास कितना निकाला था हमने, 18U। इसी को 18 ग्राम लिख दीजिए आप, ये हमारा मोलर मास हो गया। इसकी संख्या कितनी होगी, H2O की एक मोल में H2O के कितने टोटल मॉलिक्यूल होंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे आपको दिया है वाटर दिया हुआ है, H2O दिया हुआ है। H2O में आपसे पूछ दे कि मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन बताओ आप, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन बताओ आप। देखो सॉरी हाइड्रोजन, H2O का टोटल मास कितना हो गया, 18 ग्राम। तो 18 ग्राम में हाइड्रोजन कितना है, यहाँ से देख लो आप, हाइड्रोजन 2 ग्राम है, तो ऊपर आप 2 कर दो। इसका हमें परसेंटेज चाहिए, तो आप यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। किसी का भी आप सिंपल, अगर आप 100 में अगर आप 60 नंबर लेके आते हो तो आप कैसे निकालते हो परसेंटेज। या अगर आपने 600 में आपके आ गए 500 नंबर, या 540 नंबर आ गए, 600 में आपने लाए 540, तो आपने कितना परसेंट आप नंबर लेके आए 600 में से, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमें परसेंट में आ जाएगा, 90% आ गया। तो ऐसे ही 18 ग्राम में ऑक्सीजन कितना होगा, 18 ग्राम किसका है, H2O का है, और H2O में ऑक्सीजन कितना था, 16 ग्राम था उसका कंपोजिशन। यानी 18 में 16 इंटू 100, तो यहाँ पे मैं मास प्रतिशत या मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट हो जाएगा। सभी को क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। बीच में हम यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट स्किप कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे आ जाओ थोड़ा सा। मास परसेंट देखो यहाँ पे वापस से दिया हुआ है, ठीक है। तो मास परसेंट मतलब हो गया कि मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। जैसे मान लो यहाँ पे कोई सोल्यूशन बनाना है, उसमें हमने 2 ग्राम हमने सब्सटेंस का लिया, सब्सटेंस यहाँ पे A है, और इसको हमने 18 ग्राम वाटर में डिजॉल्व कर दिया, तो हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। तो आपसे यहाँ पे पूछा है कि कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सल्यूट। सल्यूट मतलब होता है जिसको हम लोग डिजॉल्व करते हैं, जिसको हम लोग घोलते हैं, और जिसमें घोलते हैं उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। ओके, जिसमें हम लोग घोलते हैं, यानी सोल्यूट हम जिसको घोलते हैं। सपोज दैट चीनी को हम पानी में घोल रहे हैं, तो चीनी हमारा सोल्यूट हो गया, और हमने पानी में घोला, पानी हमारा सॉल्वेंट हो गया। ये क्या बनाते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं। सोल्यूशन मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे, सोल्यूशन SOLUTION, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हमारा कितना बना, 2 ग्राम ये हो गया हमारा, 18 ग्राम ये हो गया, तो सोल्यूशन कितना हो गया हमारा, 20 ग्राम हो गया। मास ऑफ सोल्यूशन ना नीचे रहेगा, और जिसका पूछेगा मास परसेंट, सल्यूट का पूछा है तो ऊपर जो है सल्यूट का मास, सल्यूट कितना यहाँ पे है, जिसको हम लोग घोल रहे हैं उसका 2 ग्राम है, तो आप 2 ऊपर लिख दो, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 10% आ गया। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ओके, फिर देखो अगला आपका है मोलरिटी। मोलरिटी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल M भी लिखते हैं। मोलरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। याद रखना यहाँ पे नीचे लीटर है, और ये जो है नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं, यहाँ पे ग्राम से मास से मतलब नहीं है। इसी तरह से दूसरा आपका टर्म होता है
ये आपका मोलेरिटी है, ये मोलेलिटी है, इसको हम लोग स्मॉल m से, और ये बराबर होता है, ऊपर तो आपका वही रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गया, नीचे यहाँ पे क्या है, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे होता है मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम में हम लेते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पे नीचे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। इस पे हम बेस्ड ऑन क्वेश्चन करेंगे ना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा चीज़ें। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मान लो दो सब्सटेंस ए प्लस बी है, मान लो इसके जो है नंबर ऑफ मोल्स Na हो गया, इसका नंबर ऑफ मोल्स Nb हो गया, तो टोटल कितनी हो गई नंबर ऑफ मोल्स, जब इसको हमने मिक्स कर दिया तो Na प्लस Nb हो गया। फ्रैक्शन मतलब हिस्सा, भाग, ठीक है। जैसे आपने एक तरबूज के 4 हिस्से किए तो चौथा हिस्सा कितना हो गया, यानी ये कितना हो गया, 1/4 हो गया। तो ऐसे ही Na प्लस Nb में जो हमारा A है, मान लो आपको पूछा कि मोल फ्रैक्शन आप A बताओ आप, तो क्या करेंगे, इसका जो मोल होगा उसको ऊपर लिख देंगे, नीचे टोटल से डिवाइड कर देंगे। बी का पूछेगा तो ऊपर जो है बी का लिखेंगे मोल्स, और नीचे जो है टोटल से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से अगर यहाँ पे सी होता तो नीचे हम यहाँ पे प्लस NC भी कर देते। जिसका पूछता, मान लो यहाँ पे पूछता मोल फ्रैक्शन आप भी, तो NB/Na प्लस NB प्लस NC, नीचे हमेशा टोटल रहेगा, और जिसका पूछेगा उसको हमेशा ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। मोल्स नहीं, किसी का भी पूछ दे आपसे, ये तो फ्रैक्शन ऑफ मोल्स पूछा है, फ्रैक्शन ऑफ किलोग्राम पूछ दे, मान लो हमने दो मिलाया सब्सटेंस, दोनों के किलोग्राम अलग अलग है, मान लो किसी का 1 किलोग्राम है, किसी का 2 किलोग्राम है, दोनों को मिक्स कर दिया हमने तो टोटल कितना हो गया, 3 किलोग्राम हो गया। पहले वाले का 1 किलोग्राम है तो टोटल में कितना उसका फ्रैक्शन हो गया, तो 1/3 × 100 कर देंगे। वही सेम कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कुछ उसमें अलग से आपको पढ़ना है, कुछ अलग से कोई चीज़ मिल गई आपको। यहाँ पे मोलरिटी हो गया, ठीक है, ऊपर आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे आपका मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। तो मैंने 1 यूनिट में आपका पूरा यहाँ पे सिलेबस कवर कर दिया, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को जितना हो सके आप लोग इसको, आप पहले तो आप खुद देखना, 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार आप देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको फिर से एक बार रिवीजन करेंगे, और क्वेश्चन सारे लगाएंगे, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सब लगाएंगे, एक लेक्चर में पूरा मैं फिनिश कर दूंगा। इसी तरह से आपके जितने भी यूनिट्स हैं ना, सभी यूनिट्स आपके 2-2 लेक्चर्स में फिनिश हो जाएंगे। इसके बाद फिर मैं लाइव सेशन लूँगा, जिसमें जो भी आपके डाउट्स रहेंगे ना उनको मैं क्लियर करूँगा अलग से। तो इस तरह से क्या होगा, 3 बार तो ऐसे रिवीजन हो गया, उसके बाद फिर हम लोग एक एक टॉपिक को अलग से लेके कुछ और क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, उससे भी हम लोग सीखेंगे। तो कम से कम एक यूनिट हम लोग 4 से 5 बार रिविजन करेंगे। तो वीडियो को आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर देना, सभी लोग लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पेज आप लोग फॉलो और लाइक कर लेना। पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।